नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज में जो कि हर हफ्ते रविवार को चलती है, इसमें हम इंडिया के मुख्य मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं और उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा उसको बारीकी से एनालाइज करते हैं। चाहे सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा हो या इंडिया के ट्रेड का डेटा हो, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा हो, या बैंक क्रेडिट ग्रोथ का डेटा हो, ये सारी चीज़ों को हम बारीकी से एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के वीडियो से, जिसमें हम इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन ग्रोथ कितना रहा है पिछले साल और मोस्ट रिसेंट मंथ में, जो कि मई 2025 तक का हमारे पास डेटा है। तो मई 2025 में इंडिया का बैंक क्रेडिट ग्रोथ कितना रहा, क्या रहा, कौन से सेक्टर्स को बैंक क्रेडिट ग्रोथ कितना रहा, ये चीज़ों को हम ये वीडियो में देखेंगे। अब ये डेटा कौन रिलीज करता है? ये डेटा हर महीने एंड ऑफ द मंथ यानी कि 29 या 30 तारीख को या 31 तारीख को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट, यानी कौन से सेक्टर में कितनी क्रेडिट बैंक्स ने डिप्लॉय की है वो। तो मई 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल बैंक क्रेडिट जो है वो 182 लाख करोड़ जितनी रही है। तो टोटल बैंक क्रेडिट मई में 182 लाख करोड़, जिसमें से फूड क्रेडिट जो है, फूड क्रेडिट यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कितनी क्रेडिट दे रहे हैं, वो अराउंड 70,581 लाख करोड़ 70,580 करोड़ का था, जो कि माइनस्क्यूल है ओवरऑल नॉन फूड क्रेडिट की कंपैरिजन में देखे तो नॉन फूड क्रेडिट यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अलावा जो भी क्रेडिट जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर को हो, इंडस्ट्री को हो, इंडस्ट्री में स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज को हो, या फिर सर्विस सेक्टर को हो, या फिर पर्सनल लोन्स हो, ये सारा नॉन फूड क्रेडिट के अंदर आता है। और नॉन फूड क्रेडिट को जो टोटल लोन्स मई 2025 में बैंकिंग सिस्टम ने दी है, उसका जो अमाउंट है वो है 182,17,000 करोड़। सो टोटल अगेन बैंक क्रेडिट 182,87,000 करोड़ था, जिसमें से यानी कि 99% जो लोन्स है वो ऑलमोस्ट नॉन फूड क्रेडिट यानी कि इंडस्ट्री, पर्सनल लोन्स, सर्विसेज और एग्रीकल्चर लोन्स में दी गई थी। अब हम देखते हैं ग्रोथ का डेटा। ग्रोथ का अगर आप डेटा देखो और स्पेसिफिकली मोस्ट रिसेंट मंथ में यानी कि मई 2025 में, तो आप देखोगे कि टोटल बैंक क्रेडिट जो है वो 9% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुई है, जो कि मई 2024 में एक साल पहले 20% ग्रो हुआ था। इसका मतलब यह है कि FY23 की कंपैरिजन से FY24 में 20% से बैंक क्रेडिट ग्रो हुई थी, और FY24 की कंपैरिजन से FY25 में मई महीने में 9% से ग्रो हुई है। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ में स्लो डाउन तो है, ऑलमोस्ट 20% से जहां हमारी बैंक क्रेडिट ग्रो हो रही थी उसकी कंपैरिजन से अब 9% पे ग्रो हो रही है। तो 9% सिंगल डिजिट में आ गई है, लेकिन ये फिर भी ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि लास्ट ईयर का जो बेस था वो ही 20% था। तो लास्ट ईयर हाई ग्रोथ हुआ था, हाई बेस था हमारा, उस पे और 9% बैंक क्रेडिट ग्रोथ हुई है। हालांकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में बैंक क्रेडिट ग्रोथ अभी भी मैच्योर नहीं हुई है, काफी सारी स्पेस है अभी भी बैंक क्रेडिट को ग्रो होने में। तो हमें चाहिए कि बैंक क्रेडिट 15 या अबाव % पे ग्रो हो, जो कि अभी नहीं हो रही है क्योंकि इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है। इंडस्ट्रियल स्लो डाउन में आप देखो तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मई महीने में 1.2% से ग्रो हुआ, जो कि अगस्त 2024 के बाद से सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट जो है उसमें काफी शार्प स्लो डाउन है। यहाँ पे हमारे पास डेटा है, आप डेटा देखोगे, डेटा में ब्रेकडाउन इस तरह से है कि फूड क्रेडिट यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जितना क्रेडिट जाता है वो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 0% है। हमने देखा था कि 70,500 करोड़ क्रेडिट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो मार्केट से खाना खरीदती है, राइस है या व्हीट है, खरीद के फिर उसको डिस्काउंटेड रेट्स में रेशन में आगे जाके देती है। ठीक है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्रेडिट जाता है, नेग्लिजिबल है। लेकिन नॉन फूड क्रेडिट जो है वो मेजर पार्ट है हमारे इकोनॉमी का, वो है ऑलमोस्ट 100%, 99 पॉइंट समथिंग 100% इतना है। नॉन फूड क्रेडिट के अंदर कौन सी कैटेगरीज आती है? एक तो एग्रीकल्चर आती है, फिर उसमें इंडस्ट्री आती है। एग्रीकल्चर जो है वो ऑलमोस्ट 13% है नॉन फूड क्रेडिट का,
टोटल नॉन फूड क्रेडिट का ऑलमोस्ट 13% एग्रीकल्चर सेक्टर को जाता है और ऑलमोस्ट 21% जो है हमारी बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट, बैंकिंग सिस्टम की लोन्स वो इंडस्ट्री को जाती है। अब इंडस्ट्री में भी आप देखो तो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस, जिनको ओवरऑल इंडस्ट्री का जो क्रेडिट है उसका 22% जाता है। देन मीडियम बिजनेसेस जो है, मीडियम साइज्ड बिजनेसेस, उनको ओवरऑल इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 9% जाता है इंडस्ट्री क्रेडिट का, और लार्ज बिजनेसेस जो है उनको ओवरऑल इंडस्ट्री के क्रेडिट का ऑलमोस्ट 70% जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को रिमेंबर 13% ऑफ ओवरऑल नॉन फूड क्रेडिट जाता है, इंडस्ट्री को ओवरऑल नॉन फूड क्रेडिट का 21% जाता है। इसके बाद 1, 2 और इसके बाद थर्ड आता है सर्विसेज। अब सर्विसेज को ओवरऑल नॉन फूड क्रेडिट का ऑलमोस्ट 28% लोन मिलता है। सर्विसेज में कौन से सेक्टर्स आए? वेल, मेजर सेक्टर्स आरबीआई के हिसाब से ये है सर्विसेज के अंडर में। एक तो है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि आईटी कंपनीज जो है, टूरिज्म, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को जो लोन्स देते हैं, शिपिंग कंपनीज को जो लोन्स जाती है, एविएशन भी सर्विसेज में आता है, प्रोफेशनल सर्विसेज यानी कि लॉ फर्म्स आ गए, इसमें कंसल्टेंसीज आ गई, ट्रेड के अंडर आता है होलसेल और रिटेल ट्रेड और कमर्शियल रियल एस्टेट। और एक मेजर पार्ट सर्विसेज को जो लोन, सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो लोन का कैटेगराइजेशन है उसमें एक मेजर पार्ट है एनबीएफसी, यानी कि बैंकिंग सिस्टम हमारी जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कितनी लोन्स दे रही है, ये भी सर्विसेज का पार्ट आता है। और वो इनफैक्ट आप देखो तो ओवरऑल सर्विस सेक्टर को जो क्रेडिट जाता है उसका ऑलमोस्ट 31% जो है वो एनबीएफसीज को जाता है। तो ये सर्विस सेक्टर का एक मेजर पार्ट है एनबीएफसीज। एंड रिमेंबर, हम ये जो डेटा देख रहे हैं वो एनबीएफसीज का डेटा नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम, स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है वो कितना लोन्स इकोनॉमी में डिस्बर्स कर रही है। एनबीएफसीज जैसे कि बजाज फाइनेंस है, ये कितना लोन्स डिस्बर्स कर रही है वो डेटा इसमें नहीं है। हाँ, बजाज फाइनेंस को या ऐसी कोई एनबीएफसीज को हमारी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी हो गई या आईसीआईसीआई बैंक, वो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक, ऐसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एनबीएफसीज को कितना लोन डिस्बर्स कर रही है वो डेटा इसमें है। ठीक है, इसके अलावा अब सर्विसेज का हमने देखा कि सर्विसेज जो है वो ओवरऑल नॉन फूड क्रेडिट का ऑलमोस्ट 28% है। ओके, इसके अलावा पर्सनल लोन्स आता है, फोर्थ कैटेगरी। पर्सनल लोन्स रिटेल लोन्स में आती है और पर्सनल लोन्स का आप देखो तो ऑलमोस्ट नॉन फूड क्रेडिट का ऑलमोस्ट 33% पर्सनल लोन्स है, रिटेल लोन्स। तो पर्सनल लोन्स नॉन फूड क्रेडिट का सबसे मेजर पार्ट है। इसके बाद सेकेंड आता है सर्विसेज जो कि 28% कंप्राइज करता है, देन इंडस्ट्री एंड देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को सिर्फ 13% लोन्स जाते हैं। मई 2025 में सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ब्रॉड बेस्ड स्लोडाउन हमें दिख रहा है क्रेडिट ग्रोथ में। अब ये स्लोडाउन, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये स्लोडाउन का रीजन एक मेजर ये है कि मई 2024 में जो बेस था ग्रोथ का वो ही हाई था। आप कोई भी कैटेगरीज पकड़ के देख लो, 3-4 को छोड़ के, वो सब में आप मई 2024 में देखोगे तो ग्रोथ बहुत हाई रहा है। जैसे कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ आप देखो 20% रहा है ओवरऑल बैंक क्रेडिट, उसमें से नॉन फूड क्रेडिट का भी 20% रहा है। और नॉन फूड क्रेडिट के अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर सेक्टर को जो लोन ग्रोथ 2024 में मिलता था स्पेसिफिकली मई महीने में, वो 22% रहा है, वो स्लो डाउन होके हो गया है 7%। इंडस्ट्री को 9% मिल रहा था पिछले साल, वो स्लो होके हो गया है 5%। देन सर्विसेज में अगर आप बात करो तो सर्विसेज में लोन ग्रोथ ऑलमोस्ट 23% का था 2024 में, वो स्लो होके हो गया है 9%। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा पिछले साल का बेस था वो हाई था, एंड हाई बेस होने के कारण थोड़ा स्लो डाउन एक्सपेक्टेड था क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी हीट अप हो रही थी, और जैसे ही इकोनॉमी हीट होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। और हमने देखा था कि मई 2022 में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया था, तो इन्फ्लेशन हमारा ऑलमोस्ट 2022 में अप्रैल मई के आसपास हमारा इन्फ्लेशन जो है सीपीआई इन्फ्लेशन वो ऑलमोस्ट 7.8% टच कर गया था। अब रिमेंबर आरबीआई का कंफर्ट जोन क्या है इन्फ्लेशन को लेके, 4 to 6% के बीच में। इन्फ्लेशन आरबीआई के कंफर्ट जोन के ऊपर चला गया था 2022 में, तो आरबीआई ने क्या किया कि रेपो रेट जो 4% पे था वो मई 2022 से लेके फरवरी 2025 तक ऑलमोस्ट 2.5% से बढ़ा दिए, तो इंटरेस्ट रेट हो गए 6.5%।
अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, वो बैंक क्रेडिट ग्रोथ पे पड़ेगा। बैंक क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हुई क्योंकि लोगों के ईएमआईज बढ़ गए, और ईएमआईज बढ़ गए तो लोगों ने लोन्स लेना कम कर दिया। इसके अलावा कुछ और पॉलिसी मेजर्स भी थे जो आरबीआई ने लाए, क्योंकि आरबीआई कंसर्न थी कि काफी सारे एनबीएफसीज भी जो है वो एंड यूजेस जो है लोन के वो मॉनिटर नहीं कर रही। सो फॉर इंस्टेंस अगर कोई पर्सनल लोन दी है तो वो पर्सनल लोन जो बोरोवर है वो हाउसिंग के लिए यूज करेगा, तो एनबीएफसीज जो है एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस जो है कुछ वो मॉनिटर नहीं कर रहे थे, तो आरबीआई को थोड़ी चिंता होने लगी। तो आरबीआई ने क्या किया, नवंबर 2023 में आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ा दिया। रिस्क वेट का मतलब ये है कि मानो कि कोई बैंक क्रेडिट कार्ड लोन्स दे रही है, अब क्रेडिट कार्ड लोन 100 रुपए की दी कोई बोरोवर को, तो पहले ये हुआ करता था कि क्रेडिट कार्ड लोन पे बैंक्स अगर 100 रुपए की लोन दे रही है कोई बोरोवर को, तो उसके सामने 100 रुपए का कैपिटल बफर बैंक्स को रखना पड़ता था। ये कैपिटल बफर क्यों रखेगी, क्योंकि मानो कि वो 100 रुपए वो बोरोवर 100 रुपए में से 30 रुपए अगर बोरोवर रिटर्न नहीं कर पाया, तो बैंक के पास उतनी कैपिटल होनी चाहिए कि वो 30 रुपए का लॉस जो है, इम्पैक्ट जो है, उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो हर 100 रुपए के सामने 100 रुपए का कैपिटल बफर रखना ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी। फिर नवंबर 2023 में आरबीआई ने बोला कि नहीं, अब क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है, इतनी लोन ग्रोथ शार्प हो रही है, तो कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ रहा है इकोनॉमी में, सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो रिस्क बफर की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल बफर की रिक्वायरमेंट, वो 100 रुपए से बढ़ा के 125 रुपए कर देंगे, यानी 100% से बढ़ा के 125%। यानी कि हर 100 रुपए की लोन, क्रेडिट कार्ड लोन स्पेसिफिकली पर्सनल लोन, अगर कोई बैंक दे रही है तो उसके सामने उनको 125 रुपए की, यानी कि 125%, 25% ज्यादा कैपिटल बफर रखना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट थी पर्सनल लोन में। क्रेडिट कार्ड लोन में इनफैक्ट 125% जो एग्जिस्टिंग थी उसको बढ़ा के 150% कर दी थी। तो नेचुरली बैंक्स के लिए ये एक्सपेंसिव होगा। कैसे एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि अब उनको कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी। हर 100 रुपए के लोन के अगेंस्ट में 125 रुपए ज्यादा कैपिटल उनको अपनी बैलेंस शीट में रखनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड लोन में 125 की जगह 150, तो उस पर भी 25 रुपए ज्यादा कैपिटल बफर रखना पड़ेगा बैंक को। तो यानी कि 25% जो बढ़ा दिया, इससे क्या हुआ कि बैंक्स ने अपनी जो लेंडिंग थी वो ही स्लो कर दी, क्योंकि अब वो कैपिटल बफर एक्स्ट्रा रखने के लिए या तो बैंक्स को इक्विटी इश्यू करने पड़ेंगे, या फिर मार्केट में बॉन्ड्स इश्यू करने पड़ेंगे, कैपिटल रेज करना पड़ेगा। कैपिटल रेज करना इजी नहीं है, वो एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि वो कैपिटल पे फिर कॉस्ट भरनी पड़ती है, चाहे इंटरेस्ट रेट हो या डिविडेंड हो इक्विटी के केस में। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कैपिटल ज्यादा रखना वो एक एक्सपेंसिव अफेयर है। तो अगर कैपिटल ज्यादा रखने की रिक्वायरमेंट आरबीआई ने बढ़ा दी, तो नेचुरली बैंक्स क्या करेंगे, उन्होंने लोन ग्रोथ स्लो कर दिया। तो 2023 यानी नवंबर 2023 यानी कि FY 2024 में ये रेगुलेशन निकला। तो FY 24 के बाद FY 25 में इसका इम्पैक्ट दिखा, चाहे पर्सनल लोन्स हो, एक्सक्लूडिंग हाउसिंग, एक्सक्लूडिंग व्हीकल लोन्स, चाहे क्रेडिट कार्ड लोन्स हो, चाहे बैंक्स जो एनबीएफसीज को लोन दे रही थी उस पे भी आरबीआई ने रिस्क वेट्स बढ़ा दिए 25 बेसिस पॉइंट जितने। तो एनबीएफसीज को भी जो बैंक्स दे रही थी लोन्स वो भी स्लो डाउन हो गई FY 25 में। तो ये आरबीआई का जो रेगुलेशन था, इससे स्लो डाउन काफी होने लगा लैंडिंग में। पूरा जो इंडिया में लैंडिंग लैंडस्केप है उसमें स्लो डाउन होने लगा। तो ये एक मेजर रीजन था। दूसरा रीजन ये भी था कि क्रेडिट ग्रोथ जो हमारी है बैंकिंग सिस्टम की, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास टाइम सीरीज डेटा भी है। ये 2024 में आप देखो तो सारी जो लेंडिंग है, जैसे बैंक जैसे नॉन फूड क्रेडिट में देखो तो 13-14% से ग्रो हो रही थी, एग्रीकल्चर लेंडिंग 18% से ग्रो हो रही थी, इंडस्ट्री 10% से हो रही थी, तो सारे मोर देन 10% से ग्रो हो रहे थे। तो ये ग्रोथ बहुत शार्प हो रही थी लेंडिंग में। वहाँ 2022, 23, 24 में इकोनॉमी भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रही थी, लेकिन इसके सामने डिपॉजिट्स जो है वो ग्रो इतनी फास्ट नहीं हो रही थी। तो लेंडिंग ग्रोथ जहाँ 16 to 18% थी, वहीं डिपॉजिट ग्रोथ जो है बैंक्स के पास वो सिर्फ 9 या 10% से बढ़ रही थी। तो बैंक के पास इनफ पैसा, इनफ फंडिंग नहीं था कि वो आगे क्रेडिट कंटिन्यू कर पाए, इतने शार्प ग्रोथ में क्रेडिट ग्रोथ कर पाए। तो बैंक्स को क्या करना पड़ा फिर कि बैंक्स को जो
एडिशनल डिपॉजिट, एडिशनल फंडिंग जो है, जो गैप था क्रेडिट और डिपॉजिट के बीच में जो गैप था, वो फिल करने के लिए बैंक्स को बल्क डिपॉजिट्स रेट करने पड़े। बल्क डिपॉजिट्स यानी कि इंस्टीट्यूशंस के पास या तो जाके फंड्स रेज करने पड़े या फिर मार्केट से बोरो करने पड़े। अब मार्केट से बोरो करे तो डिपॉजिट्स की कंपैरिजन से मार्केट से बोरो करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। इंस्टीट्यूशंस के पास से अगर फंड्स बोरो करे तो वो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब शॉर्ट टर्म फंडिंग लेके बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन्स देगी तो फिर वो एक फंडिंग रिस्क, स्ट्रक्चरल रिस्क हो जाएगा बैंक्स के लिए। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच में जो गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए बैंक्स अगर मार्केट से बोरो करें तो वो बैंक्स के लिए एक्सपेंसिव हो रहा था। बैंक्स ने क्या किया, डिपॉजिट रेट धीरे धीरे बढ़ाने शुरू किए। अब डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने शुरू किए तो उससे हुआ ये कि बैंक्स की जो फंडिंग कॉस्ट है वो अगेन बढ़ गई डिपॉजिट रेट बढ़ाने से। तो ये सारी चीजों, फंडिंग कॉस्ट को लेके जो इश्यूज हो रहे थे बैंक को, उससे बैंक्स ने खुद ही क्रेडिट ग्रोथ जो है वो स्लो करना शुरू किया। उन्होंने लोन ग्रोथ स्लो करना शुरू किया ताकि उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मोर और लेस मेंटेन रहे, इतना हर्ट ना हो उनको। और ऑल्सो क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो, यानी कि क्रेडिट कितना दे रहे हैं उसके सामने डिपॉजिट कितनी मिल रही है, उसका जो रेशियो है वो अगर ज्यादा बढ़ गया तो भी बैंक्स के लिए दिक्कत हो सकती है। फंडिंग रिस्क, जैसे मैंने बात किया, फंडिंग रिस्क हो सकती है। इन सारी चीजों को लेके बैंक्स ने लोन ग्रोथ देना कम कर दिया। ये भी एक इशू हो रहा था। थर्ड इशू ये भी था कि आई थिंक फरवरी 2022 में या मार्च 2022 में फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया था, राइट? क्योंकि वहां यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। काफी सारी ग्लोबल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। वहां स्लो डाउन के इम्पैक्ट्स थोड़ी दिखने लगी। तो हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स थी उनको थोड़ा रिस्क दिखने लगा कि वहां पे अगर डिमांड स्लो होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो हो सकता है कि हमारी डोमेस्टिक फर्म्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी उन्होंने भी क्रेडिट लेना धीरे धीरे स्लो कर दिया इंडिया से, ताकि उनका रिस्क, उनका लेवरेज ज्यादा ना बढ़े। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों हमारी क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुई। अगेन टू रिवाइज, हमारी क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुई, इसके 3-4 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही थी। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने से लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे थे, ज्यादा स्पेंड करने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया 2022 में। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो ईएमआई महंगे हो गए, तो नेचुरली लोगों ने क्रेडिट लेना धीरे धीरे कम कर दिया। ये है रीजन नंबर 1। सेकंड रीजन ये है कि आरबीआई को भी रिस्क लगने लगा इकोनॉमी में, सिस्टमिक रिस्क लगने लगा कि इतना फास्ट अगर क्रेडिट ग्रोथ हो रही है तो वो एनपीए में कन्वर्ट ना हो जाए, बैड लोन्स में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आरबीआई ने काफी सारे सेगमेंट्स में, जैसे पर्सनल लोन्स है या फिर एनबीएफसी को जो बैंक लोन दे रही है वो, या क्रेडिट कार्ड लोन्स है, ये सब में रिस्क वेट्स बढ़ा दिए। बैंक्स के लिए महंगा हो गया लेंडिंग करना, और वो लेंडिंग महंगा हो गया तो बैंक्स ने खुद ही लेंडिंग यानी कि लोन्स देना धीरे धीरे कम कर दिया। एंड फाइनल रीजन ये है कि हो सकता है हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स थी उनको थोड़ा कंसर्न लगने लगा कि इंटरनेशनली कभी शायद डिमांड स्लो ना हो जाए, तो उन्होंने प्रिकॉशनरी लोन्स लेना कम कर दिया इंडियन डोमेस्टिकली। तो ये सारे रीजन थे कि क्रेडिट ग्रोथ क्यों स्लो हुआ। FY25 में ये शार्पली स्लो हुआ था, और ये थोड़ा स्पिल ओवर इसका हमें दिख रहा है अप्रैल और मई महीने में। इवन दो आरबीआई फुल ट्राई कर रही है कि अब ईएमआई कम करे। अब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स भी काफी, रेपो रेट भी कम कर दिया, फरवरी में कम किया, अप्रैल में कम किया, जून में कम किया, जून की पॉलिसी मीटिंग में। तो इंटरेस्ट रेट्स अब आरबीआई के काफी, रेपो रेट काफी रिड्यूस हो गया है, 5.5% हो गया है। एंड आरबीआई काफी सारी लिक्विडिटी भी इन्फ्यूज कर रही है बैंकिंग सिस्टम में। तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये जो प्रेशर है वो ईज होना चाहिए, और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली 1-2 महीने में नहीं दिखता, इसका इम्पैक्ट 6 से 12 महीने में दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में धीरे धीरे क्रेडिट ग्रोथ जो है वो पिकअप होनी चाहिए। तो क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं मई महीने का जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको, राइट? सो अगेन नंबर्स क्या है कि बैंक क्रेडिट, ओवरऑल बैंक क्रेडिट जो है वो मई महीने में सिर्फ 9% से ग्रो हुई। उसमें नॉन फूड क्रेडिट मेजर पार्ट है, ऑलमोस्ट 99%, तो नेचुरली वो भी 9% से ग्रो होगी। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज है वो 7% से ग्रो हुई मई महीने में। प्रीवियसली यानी कि मई 2024 में 22% से ग्रो हुई थी। अच्छा, अब ये एक चीज यहाँ जाननी जरूरी है कि ये एग्रीकल्चर में जो लेंडिंग कम है वो नेगेटिव चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में डायनामिक कुछ ऐसे होते हैं कि अगर मॉनसून अच्छी रही और एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा रहा, हार्वेस्ट अच्छा रहा क्रॉप का, तो फार्मर्स को इनकम अच्छी मिलती है, और इनकम अच्छी मिलती है तो वो लोग वर्किंग कैपिटल लोन्स जो है वो कम लेना प्रेफर करते हैं। तो इसकी वजह से ये जो 7% है, ये शायद ये दर्शाता है कि फार्म का आउटपुट बढ़ रहा हो, फार्मर्स को वर्किंग कैपिटल लोन्स की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से
जो लेंडिंग है वो स्लो हुई है। ये एक थोड़ा सा नुआंस है। इंडस्ट्री में बात करो तो इंडस्ट्री में शार्प स्लो डाउन है, 9% से 5% हो गया। और उसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में आप देखो तो उसमें लोन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 14 to 16%, 14 to 17% चल रहा है। लास्ट ईयर भी स्ट्रॉन्ग था, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और इसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि एमएसएमईज में गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंट कर रही है। तो फॉर इंस्टेंस आप देखो तो बजट 2026 का जो यूनियन बजट है उसमें गवर्नमेंट ने जो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन था उसको रिवाइज किया, उसको रेज किया। फॉर इंस्टेंस कौन से बिजनेसेस माइक्रो एंटरप्राइज कहलाते हैं? पहले ये था कि उन बिजनेसेस जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में, लैंड में 1 करोड़ जितना हो या फिर सेल्स टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ जितना हो, वो माइक्रो एंटरप्राइज गिनाते थे। अब लेटेस्ट बजट के हिसाब से उन्होंने रिवाइज किया है और वो इंक्रीज किया है लिमिट इन्वेस्टमेंट के लिए 2.5 करोड़ और टर्नओवर के लिए 10 करोड़, तो ऑलमोस्ट डबल। सेम स्मॉल एंटरप्राइज में और मीडियम एंटरप्राइज में, ये शीट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा तो आप देख सकते हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में भी ये जो क्लासिफिकेशन है वो बढ़ा दिया है। और ये बढ़ाने से हमारे बिजनेसेस जो है काफ़ी सारे वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस में अब क्लासिफाई रह सकते हैं लंबे समय तक। और इससे उनको जो सब्सिडीज या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं एमएसएमई होने के, वो जारी रहेंगे। तो इससे हो सकता है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंक्स ने एमएसएमईज में स्ट्रॉन्ग रखी है। क्योंकि एक तो ये है कि एमएसएमईज को रजिस्टर करना पड़ता है उद्यान प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया तो FY26 के बजट में गवर्नमेंट ने एक नया कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड स्कीम भी अनाउंस किया है जिसको बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइज कार्ड। माइक्रो एंटरप्राइज के कार्ड के अंदर ये जो मीडियम बिजनेसेस है, माइक्रो बिजनेसेस है, उनको 5 लाख पर कार्ड जितनी लिमिट मिल सकती है अगर बैंक्स ने उनका असेसमेंट करके अगर उनको क्रेडिट वर्दी अप्रूव किया तो, ठीक है। और टारगेट यह है कि 10 लाख कार्ड ये साल इशू करना। और ये स्कीम अनाउंस होने के बाद पिछले साल जो उद्यम प्लेटफॉर्म जो है एमएसएमई का प्लेटफॉर्म जिसमें एमएसएमई को रजिस्टर होना पड़ता है, उसमें पिछले साल 2.5 करोड़ रजिस्टर थे बिजनेसेस, वो बढ़ के मई 2025 तक ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ जितने हो गए बिजनेसेस। तो ये क्रेडिट कार्ड स्कीम्स एक तो वर्क कर रही है, क्लासिफिकेशन बढ़ा दिया है, तो जैसे मैंने बताया कि सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो भी जारी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल के क्या होता है कि बैंक्स को शायद उनकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है काफ़ी सारे एमएसएमईज की वो स्ट्रॉन्ग लगती है, जिसके कारण वो लेंडिंग उनमें स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इसके अलावा एक मेजर दूसरा रीज़न ये भी है कि सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके रिपोर्ट के हिसाब से एज ऑफ 31 मार्च 2025 एमएसएमईज में जो डेलिंक्वेंसीज थी यानी कि डिफॉल्ट्स थे वो 5 ईयर लो पे थे एट 1.79%। मतलब उनके हिसाब से एमएसएमईज में डिफॉल्ट भी काफी लो रहे हैं FY25 में। और अगर डिफॉल्ट लो है दैट मीन्स कि क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा है एमएसएमईज की, और क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा होने के कारण भी हो सकता है कि बैंक्स उनको लोन ज्यादा ले रही है। ये चीज लार्ज इंडस्ट्रीज में नहीं है। लार्ज इंडस्ट्रीज में कुछ फैक्टर्स जो है वो डिफर करते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज में ऐसा रहता है कि उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है, इनफैक्ट उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और उनका क्रेडिट ग्रोथ, वो दोनों इकोनॉमी से काफी कोरिलेट करता है। तो अगर इकोनॉमी स्लो डाउन में है तो उनका जो केपेक्स अनाउंसमेंट है वो डिले हो जाएगा। उनका केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो अभी तक पिकअप नहीं हुआ है, वो एक रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है कि आफ्टर 2010 के बाद जो लेंडिंग हुआ था तो वो काफी सारा लेंडिंग एनपीएज में कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, टेलीकॉम, ये वो सारे चीजों में बैंक लेंडिंग करने से वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज चली नहीं थी तभी। काफी सारी जो लेंडिंग थी वो विदाउट असेसमेंट, विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस दी गई थी। वो सारा क्लीन अप हुआ 2016-17 में, आरबीआई ने क्लीन अप किया था। और वो क्लीन अप करने के बाद अब जाके एनपीए जो है कॉर्पोरेट्स का, वो डेकेडल लो पे है एनपीए। तो अब क्या है, ये डी-लेवरेजिंग साइकिल करने के बाद और काफी सारे कंपनीज अब जो 2010 में एक्सपीरियंस हुआ था, वो पिछली डेकेड्स में जो एक्सपीरियंस हुआ था, उससे अब जो कॉर्पोरेट्स है, लार्ज कंपनीज, वो डर रहे हैं। तो वो अननेसेसरी लेंडिंग, लेवरेजिंग में जिसको बोलते हैं, वो नहीं जा रहे। ये एक रीजन हो सकता है। और एक रीजन ये हो सकता है कि जो भी लेंडिंग, जो भी बोरोइंग ये कॉर्पोरेट्स कर रही है, वो बोरोइंग ये कॉर्पोरेट्स बैंक से नहीं कर रही, वो कर रही है मार्केट में बॉन्ड्स इश्यू करके। तो इनफैक्ट हमारे पास डेटा है, एक ईटी का रिपोर्ट आया था इकोनॉमिक टाइम्स का, तो वो डेटा के हिसाब से अगर आप देखो तो जैसे FY25 की अगर हम बात करें
तो कंपनीज ने करीब 16 लाख करोड़ जितना बोरोइंग किया था मार्केट से, और ये बोरोइंग जो है वो मेजरली डेट से हुआ था, यानी कि बॉन्ड्स या प्राइवेट प्लेसमेंट से। कितना हुआ था? 9.9 लाख करोड़ का, और सिर्फ 4.3 लाख करोड़ का इक्विटी इश्यू करके हुआ था। तो मेजर बोरोइंग कंपनीज ने बॉन्ड्स इश्यू करके किया था, ना कि बैंक से बोरो करके। तो इसलिए बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री को है, स्पेसिफिकली लार्ज इंडस्ट्रीज को, वो कम रहा। और एक रीजन ये हो सकता है कि 2022-23 में क्या है, कमोडिटी प्राइसेस हाई थे, चाहे क्रूड ऑयल प्राइस हो या स्टील प्राइसेस हो, ये सारे हाई थे। अब जब क्रूड ऑयल और स्टील प्राइस हाई हो तो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इसके चलते कंपनीज को जो वर्किंग कैपिटल लोन है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल लोन ज्यादा लेती थी। अब कंपनीज, बिकॉज कमोडिटी साइकिल अब डाउन पे है, क्रूड ऑयल प्राइसेस लो है, स्टील प्राइसेस भी गिरे हुए हैं बिकॉज ग्लोबल डिमांड नहीं है, तो कंपनीज को वर्किंग कैपिटल लोन्स लेने की इतनी जरूरत नहीं जितनी 2022-23 में थी। इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल स्लोडाउन हो सकता है, स्पेसिफिकली लार्ज कॉर्पोरेट्स को। तो ये इंडस्ट्री स्लोडाउन जो है, स्लो हुआ है, इसका कुछ रीजन है जो हमने डिस्कस किए। अगेन इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस स्ट्रॉन्ग चल रही है, लार्ज एंटरप्राइजेस में वीकनेस है। अब सर्विसेज सेक्टर में आप देखो तो सर्विसेज सेक्टर में भी स्लो डाउन है, 23% से 9%, और ये मेजरली बिकॉज हाई बेस पे है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ले लो, या टूरिज्म ले लो, या एविएशन ले लो, प्रोफेशनल सर्विसेज ले लो, ये सारी जो सेक्टर्स है वो हाई ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे FY24 में, और बिकॉज हाई बेस था तो ये सारे सेक्टर्स ने ग्रोथ जो है, लेंडिंग ग्रोथ, वो मॉडरेट हुई है। सर्विस सेक्टर के में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी शार्प स्लो डाउन है। इसका रीजन हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया, क्योंकि RBI ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, रिस्क वेट बढ़ाए थे बैंक्स के लिए, तो वो रिस्क वेट की वजह से NBFCs में स्लो डाउन आ गया, उसमें लेंडिंग में स्लो डाउन आ गया। ये रिस्क वेट रिमेंबर कि अप्रैल से RBI ने विड्रॉ कर लिया है। इनफैक्ट नोटिफिकेशन आया था फरवरी में, अप्रैल से अब ये रिवर्स हो गया, रिमूव हो गया है। तो अब NBFCs पे रिस्क वेट ज्यादा नहीं है, तो अब बैंक्स जो है वो NBFCs को लेंड ज्यादा कर सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा इकोनॉमी में। एंड देन फाइनली पर्सनल लोन्स देखो। पर्सनल लोन्स में भी जैसे RBI ने रिस्क वेट बढ़ाए थे FY24 में, नवंबर 2023 में स्पेसिफिकली, तो वो रिस्क वेट की वजह से पर्सनल लोन्स में काफी शार्प स्लो डाउन हो गया है, ऑलमोस्ट 29% से लेके 11% पे, राइट। उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में स्लो डाउन है, हाउसिंग में शार्प स्लो डाउन है। इनफैक्ट हाउसिंग लोन्स देखो तो पर्सनल लोन्स का ऑलमोस्ट 50% है। हाउसिंग लोन्स आर मेजर पार्ट ऑफ पर्सनल लोन्स, और उसमें शार्प स्लो डाउन अगेन। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 26% से 8%। एजुकेशन में थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन व्हीकल लोन्स में स्लो डाउन है, क्योंकि ऑटो सेल्स जिनका डेटा हमने पिछले महीने डिस्कस किया था, इस जून महीने का अब हम डिस्कस करेंगे अगले महीने, लेकिन ऑटो सेल्स वीक है, तो नेचुरली वहाँ क्रेडिट ग्रोथ में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 30% ग्रोथ था और अब 115% ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि गोल्ड प्राइसेस हाई है। अगर गोल्ड प्राइसेस हाई रहेंगे तो गोल्ड को गिरवी रख के जो लोन का अमाउंट है वो नेचुरली ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए गोल्ड लोन्स ज्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल स्टोरी ये है कि अभी भी अगर मंथ ऑन मंथ देखो तो स्लो डाउन काफी शार्प है, और इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर भी स्लो डाउन लोन ग्रोथ में शार्प है। लेकिन ये स्लो डाउन का एक मेजर रीजन है कि पिछले FY24 में, यानी पिछले साल बेस ही काफी हाई था। हालांकि 9% ग्रोथ भी हाई बेस पे स्ट्रांग ही है, इतना शार्प स्लो डाउन नहीं है। स्लो डाउन के कुछ और रीजंस हमने देखे, रेगुलेटरी रीजंस है, साइक्लिकल रीजंस है। साइक्लिकल यानी कि ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये सिर्फ बिकॉज इकोनॉमी हीट हो रही थी, और वो हीट को कंट्रोल करने में, क्योंकि अगर इकोनॉमी ज्यादा हीट होती जाए तो उसका इम्पैक्ट सिस्टम पे पड़ सकता है। कैसे? NPAs बढ़ सकते हैं आगे जाके। तो RBI ने कंसर्न होकर पहले ही उसके जो रेंज है उसको काबू में रख लिया, रेगुलेटरी एक्शंस थोड़े डाले, रिस्क वेट बढ़ा दिए, जिसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो गई। अब वो रिस्क वेट धीरे धीरे RBI जो है वो रिमूव कर रही है। NBFC पे तो रिमूव कर लिया है, लेकिन पर्सनल लोन पे अभी भी रिस्क वेट रिमूव नहीं किया, क्रेडिट कार्ड लोन पे भी नहीं किया। तो ये अब धीरे धीरे इसके जब ये रिमूव करती जाएगी RBI, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट तो कम किया ही है, रेपो रेट, EMI भी धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे, तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में देखने मिल सकता है, और धीरे धीरे हम ये क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ का कॉम्प्रिहेंसिव टेक इस वीडियो में। मिलते हैं अगले हफ्ते हम ऑटो सेल्स का डेटा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।